वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरे चैनल पर 2 स्ट्राइक आ चुकी है, जिसकी वजह से मैंने एक और बैकअप चैनल बना रखा है, स्टोरी एक्सप्लेन 2.0। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर चुका हूँ, वहाँ पर अपना प्यार दिखाइए। खैर, आज की मूवी का नाम है फॉरगॉटन और एक कोरियन लैंग्वेज मूवी है जो 2017 में रिलीज हुई। उसी तरह एक मिस्ट्री सस्पेंस मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी गजब लगी, माइंड ब्लोइंग ऑसम है। 40 मिनट तक मूवी कैजुअल से चलने लगती है और इस दरमियान में मैं ये सोच रहा था कि ये सस्पेंस मूवी है या ड्रामा, लेकिन आधे घंटे के बाद इस मूवी का असली चेहरा सामने आता है। वो देखकर हम ऑडियंस के तो होश ही उड़ जाते हैं और इसी तरह क्लाइमैक्स में एक ट्रेजेडी ट्विस्ट भी है। सो ओवरऑल से मूवी मस्ट वॉचेबल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम है जिनसिक और मैं इसका नाम रखा हूँ राहुल। राहुल की एक माँ, एक फादर, एक बड़ा भाई होता है। इसके बड़े भाई का नाम होता है यूसिक और मैं इसका नाम रखा हूँ अर्जुन। राहुल की फैमिली फिलहाल अपने नए घर को शिफ्ट कर रही है। ये घर देखने के बाद राहुल को बहुत पसंद आता है और राहुल अर्जुन के बारे में हम व्यूवर्स को बताने लगता है कि अर्जुन हर एक फील्ड में टॉप रहता है, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, स्पीच में। ओवरऑल से अर्जुन राहुल के लिए एक नमूना है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन 1 साल पहले किसी कार एक्सीडेंट में अर्जुन का पैर टूट गया। जब से अर्जुन बेचारा लंगड़ा के चलता है, लेकिन अर्जुन कभी भी रुका नहीं, वो अपने करियर में आगे बढ़ता ही रहा। खैर, राहुल और उसकी फैमिली इस घर के अंदर आकर अपने अपने सामान को अरेंज करती रहती है। इसी घर में ऊपर वाला एक कमरा बंद रहता है। राहुल इस कमरे को ऑब्जर्व करता है और राहुल अर्जुन से जाके पूछने लगता है कि वो कमरा बंद क्यों है। अर्जुन बताने लगता है कि इस घर का जो पुराना ओनर था उसके कुछ सामान उसी कमरे में रह गए, इसीलिए हम उस कमरे को ओपन नहीं करेंगे। और जब अर्जुन नीचे जाता है तो पैकर्स एंड मूवर्स वालों में से एक बंदा राहुल के पास आकर उसे पूछने लगता है, क्या वो बंदा तुम्हारा बड़ा भाई है? राहुल कहने लगता है, हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हाँ, वो बात अलग है कि हम दोनों की शक्ल मिलती जुलती नहीं है, लेकिन वो मेरा बड़ा भाई ही है। तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और जो पैक कर रहा था उस बंदे को नीचे भेज देता है। रात होने के बाद जब राहुल की फैमिली डिनर कर रहे होते हैं तो राहुल ऊपर वाले कमरे में कुछ आवाजों को सुनता है, जैसा लगता हो कोई चीज नीचे गिरी हो। यही बात राहुल अर्जुन और अपने माँ बाप से पूछने लगता है, क्या तुम लोगों ने उस आवाज को सुनी? राहुल के माँ बाप कहने लगते हैं, कौन सी आवाज? हमने किसी आवाज को नहीं सुनी। शायद तुमने बिजली की कड़क सुनी होगी, बाहर जबरदस्त बारिश हो रही है ना। खैर, इस घर में एक्स्ट्रा कमरा ना होने की वजह से राहुल और अर्जुन ये दोनों एक ही कमरे को शेयर करते हैं। अर्जुन सो जाने के बाद राहुल अपने वॉकमैन में अपना फेवरेट गाना सुनने लगता है और तभी फिर से उस कमरे में कुछ आवाजें आने लगती है। राहुल धीरे धीरे उस कमरे के पास जाता है, उस कमरे को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अर्जुन आकर राहुल को रोक लेता है। राहुल अर्जुन से कहने लगता है कि भाई, मैंने अभी अभी इस कमरे में कुछ आवाजों को सुना। अर्जुन भी अपना कान लगाकर उस कमरे में सुनने लगता है, लेकिन उस कमरे में कुछ भी आवाजें नहीं आती। वो राहुल से कहने लगता है कि शायद ये तुम्हारा वहम होगा। उसके बाद अर्जुन राहुल को घर के बाहर ले जाता है और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो अर्जुन का फादर अर्जुन को घर बुलाता है कुछ चीजें ढूंढने के लिए। अर्जुन राहुल को वहीं पर रखकर वो घर जाने लगता है और एक्चुअली उस वक्त बारिश हो रही होती है। जब अर्जुन कुछ दूरी पर आता है तो बहुत सारे लोग इसको घेर लेते हैं, मारने पीटने लगते हैं, इसको जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी इत्तेफाक से राहुल इस चीज को देख लेता है। राहुल अपने भाई को बचाने के लिए उस गाड़ी का पीछा करने लगता है, लेकिन जब तक राहुल उस गाड़ी के पास जाता वो गाड़ी वहाँ से जा चुकी होती है। लेकिन राहुल ने उस गाड़ी का नंबर याद कर लिया होता है। राहुल घबराता हुआ अपने घर में जाकर अपने माँ बाप को यही बात बताता है। उसके बाद राहुल के माँ बाप 2 डिटेक्टिव्स को हायर करते हैं। स्टेटमेंट के दौरान राहुल उस गाड़ी के नंबर प्लेट के बारे में बताता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन 2 डिटेक्टिव्स को ये बात पता चली कि उस नंबर पर कोई गाड़ी रजिस्टर नहीं है। राहुल बार बार इन दोनों को यही बात बताता है कि मैं उस नंबर प्लेट को कभी भी भूल नहीं सकता। उसके बाद वो 2 डिटेक्टिव्स राहुल के घर में ही रहने लगते हैं, किडनैपर्स के फोन का इंतजार करते हुए। लेकिन 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 1 हफ्ता गुजर जाता है, 10 दिन गुजर जाते हैं। अर्जुन का कोई अता पता नहीं होता। ठीक 19 दिन के बाद अर्जुन अचानक से अपने घर आता है। अपने भाई को देखकर राहुल बहुत खुश होता है, उसके गले लग जाता है। पूछताछ करने पर अर्जुन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो किडनैपर्स ने अर्जुन को कहां पर ले गए थे। राहुल की फैमिली डॉक्टर्स का भी सहारा लेते हैं, लेकिन अर्जुन को कुछ भी याद नहीं होता। अर्जुन को सिर्फ इतना याद होता है कि वो किडनैपर्स अर्जुन को कार में बिठाकर कहीं पर ले गए। उसी रात राहुल ये देखता है कि अर्जुन अपने बिस्तर पर नहीं है और राहुल को दरवाजे की आवाज सुनाई देती है। शायद अर्जुन कहीं पर बाहर गया हो। खैर, सुबह होने के बाद राहुल अपनी दवाई ले रहा होता है। पता नहीं राहुल को कुछ बीमारी होती है, वो हमेशा कुछ टैबलेट्स लेते रहता है
और तभी राहुल के हाथ में जो टैबलेट होती है वो फिसल के नीचे गिर जाती है। राहुल नीचे से उस टैबलेट को लेने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और कहने लगता है मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हम कुछ खाएं? ब्रेकफास्ट के दौरान राहुल अर्जुन से पूछने लगता है कि कल रात तुम कहाँ पर गए थे। अर्जुन साफ मना कर देता है कि इसने कल रात कहीं पर भी नहीं गया, वो अपने बिस्तर पर ही लेटा था। बीएफ खत्म होने के बाद जब अर्जुन अपने काम पे जा रहा होता है, राहुल ये ऑब्जर्व करता है कि अर्जुन सही सलामत चल रहा है, वो लंगड़ा के नहीं चल रहा। राहुल यही सवाल अर्जुन से करने लगता है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ, तुम्हारा पैर ठीक हो गया? अर्जुन कहने लगता है किस पैर की बात कर रहे हो तुम, और मेरा पैर कब ठीक हुआ? देखो मजाक के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फौरन जाना होगा। ऐसा कहते हुए अर्जुन लंगड़ाते हुए अपने काम पे चला जाता है। राहुल सोचने लगता है कि शायद ये सब कुछ इसका वहम होगा, क्योंकि राहुल कुछ दिनों से परेशान था अर्जुन की मिसिंग केस में। खैर रात होने के बाद राहुल अपनी पढ़ाई करते करते टेबल पर ही सो जाता है। राहुल सो जाने के बाद अर्जुन राहुल के पास आता है और राहुल की पेंसिल लेकर उसे टिक टिक दबाने लगता है, जिसकी वजह से उस पेंसिल की निब लंबी होती जाती है और अर्जुन ने उस पेंसिल को राहुल के आंख के सामने रखकर टिक टिक कर रहा होता है। जब वो नीडल राहुल के आंख के करीब आ जाती है तो वो नीडल टूट के नीचे गिर जाती है। तब जाके अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अर्जुन जाने के बाद राहुल फौरन अपनी आंखें खोलता है, मतलब राहुल अर्जुन की हरकतें ऑब्जर्व कर रहा था। उसके बाद राहुल ये देखता है कि अर्जुन अपने घर से कहीं पर बाहर जा रहा है। राहुल चुप चुप के अर्जुन को देखने लगता है। कुछ दूर आने के बाद अर्जुन नॉर्मली चलने लगता है, मतलब वो लंगड़ाते हुए नहीं चल रहा होता। यह देखकर राहुल के तो होश उड़ जाते हैं। उसके बाद अर्जुन किसी रोड पर आकर टैक्सी लेकर कहीं पर जाने लगता है। राहुल भी एक टैक्सी लेकर अर्जुन की टैक्सी को फॉलो करने के लिए कहता है। इस तरह से राहुल अर्जुन का बहुत देर तक फॉलो करने लगता है। फाइनली अर्जुन किसी जगह पर आकर दो लोगों से बात करने लगता है और वो दोनों लोग अर्जुन को बॉस कहकर बुला रहे होते हैं। उन दोनों को देखने के बाद राहुल को ये बात याद आती है कि कुछ दिनों पहले यही दोनों डिटेक्टिव बनकर राहुल के घर आए थे अर्जुन के मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और फिलहाल अर्जुन इन दोनों को डांटने लगता है, अबे गधों, सीधी तरह से काम करने नहीं आता क्या? तुम्हारी गलती की वजह से हम फंस सकते थे। उन दोनों से बात करने के बाद फिर से अर्जुन कहीं पर जाने लगता है। राहुल फिर से अर्जुन को फॉलो करने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में वो दो डिटेक्टिव्स राहुल को पहचान लेते हैं और राहुल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल इन दोनों से बच के भागने लगता है। काफी देर तक इन तीनों के बीच चेजिंग होती रहती है। फाइनली राहुल किसी जगह पर आके छुप जाता है, लेकिन तभी अर्जुन राहुल के पीछे आकर उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के उसे बेहोश कर देता है। जब सुबह होती है तो राहुल उसी हालत में होता है जिस तरह से ये रात को सोया था और राहुल घबरा के उठने लगता है। राहुल को घबराया हुआ देखकर अर्जुन राहुल से पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? राहुल अर्जुन से डरकर वो फौरन बाथरूम में छुप जाता है। अर्जुन राहुल के पास आकर बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगता है, उससे पूछने लगता है, अरे भाई क्या हुआ, बताओ तो सही, क्या तुम ठीक हो? राहुल कल रात जो कुछ भी हुआ वो अर्जुन को सुनाने लगता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, कौन हो तुम, मेरा भाई कहाँ पर है? ऐसा कहते हुए राहुल बाथरूम के बाहर जाकर अर्जुन पर हमला करने लगता है। अर्जुन राहुल को कंट्रोल में लाकर उसे समझाने लगता है, तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कल रात तुमने जो कुछ भी देखा, टैक्सी, वो दो लोग, मेरा पीछा करना, वो सब तुम्हारा एक बुरा ख्वाब है। पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने अपनी दवाई ली? और तब जाके राहुल को ये बात याद आती है कि इसने कल अपनी दवाई नहीं ली, क्योंकि राहुल के हाथ से वो दवाई नीचे गिर गई थी और वो उसी तरह भूल गया। अर्जुन राहुल को कूल करके उसे उसकी दवाई देता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी अर्जुन जब अपने काम पे जा रहा होता है, राहुल खिड़की के थ्रू अर्जुन को झांकने लगता है, ये देखने के लिए कि ये नॉर्मल चल रहा है या लंगड़ाते हुए, लेकिन एक्चुअली अर्जुन लंगड़ाते हुए चल रहा होता है। उसके बाद जब राहुल अपने टेबल के पास आता है तो इसके टेबल पर पेंसिल की टूटी हुई निब पाई जाती है और राहुल ये सोचने लगता है कि मैंने अर्जुन से टैक्सी के बारे में जिक्र नहीं किया था, लेकिन अर्जुन ने उस टैक्सी के बारे में मुझे कैसे कहा। तब जाके राहुल को पक्का यकीन होता है कि कल रात जो हुआ वो सही है। जब राहुल की माँ घर आती है तो राहुल अर्जुन के बारे में सारी चीजें बता देता है कि माँ, अर्जुन मेरा भाई नहीं है, वो कोई और है और हर रोज रात वो कहीं पर जाता है और आज भी माँ मैं उसे फॉलो करूँगा, जब तक तुम ये बात डैड को मत बताओ। राहुल की माँ भी कहने लगती है, ठीक है बेटा। उसके बाद जब राहुल अपने कमरे में बैठा हुआ रहता है तो फिर से उस कमरे में कुछ आवाजें आने लगती है। राहुल अपने हाथ में बैट लेकर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगता है, उस कमरे में जाने लगता है और उस कमरे में जाने के बाद राहुल को अर्जुन की लाश नजर आती है जो हैंगिंग में होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली राहुल का एक बुरा ख्वाब था। उसके बाद जब राहुल पानी पीने के लिए नीचे जाता है तो राहुल को अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लगती है, शायद इसकी माँ फोन में किसी से बात कर रही है। राहुल अपने माँ के कमरे में झांकने लगता है
और शायद राहुल की माँ अर्जुन से बात कर रही होती है। वो अर्जुन को बताने लगती है कि आज राहुल ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम हर रोज रात कहीं पर जाते हो। शायद उसे शक हो गया है। हमें जल्द से जल्द इस काम को खत्म करना होगा। और इसी बातों के दरमियान में राहुल की माँ को यह शक होने लगता है कि इसके कमरे के बाहर कोई है। यही देखने के लिए राहुल की माँ फौरन अपने कमरे के बाहर जाती है। लेकिन जब तक राहुल अपने घर से बाहर होता है छुपा हुआ, उसकी माँ कहने लगती है, हाँ मैं अभी अभी चेक करके आई, वो सो रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए राहुल के कमरे में जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए राहुल की माँ राहुल के कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगती है। इस तरफ राहुल अपनी माँ की सारी बातें सुन चुका होता है। वो अपने घर के पीछे से आकर खिड़की के थ्रू अपने कमरे में जाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर भाई साहब बहुत ही इंटेंस सिचुएशन होता है। मतलब एक तरफ राहुल की माँ राहुल की कमरे की तरफ बढ़ रही होती है, दूसरी तरफ वो विंडो जैम हो चुका होता है। राहुल उस विंडो को ओपन नहीं कर पाता। खैर जब तक राहुल की माँ राहुल के कमरे में आती तब तक राहुल किसी भी तरह करके अपने बिस्तर पर लेटा हुआ रहता है। राहुल को देखकर राहुल की माँ यह ऑब्जर्व करती है कि राहुल पसीने में डूबा है। हालांकि उस वक्त बाहर बारिश हो रही होती है। खैर राहुल की माँ उस कमरे से जाने के बाद राहुल को शक हो जाता है कि इस घर में जो फैमिली है इसकी फैमिली नहीं है। राहुल फिर से उस खिड़की के थ्रू नीचे जंप लगाता है। लेकिन कुछ दूर आने के बाद राहुल के माँ बाप और एक और बंदा राहुल को घेर लेते हैं। राहुल का फादर कहने लगता है, अंदर चलो, तुमसे बात करनी है। लेकिन राहुल उसी बारिश में वहाँ से भागने लगता है। और जो तीसरा बंदा होता है वो राहुल को चेस करने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद राहुल को एक पुलिस की कार नजर आती है। राहुल उन पुलिस वालों से हेल्प मांगने लगता है। इन पुलिस वालों को देखकर वो जो तीसरा बंदा होता है वो वहाँ से भाग जाता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद राहुल पुलिस वालों को अपनी कहानी बताने लगता है कि इसके घर में ये इसके माँ बाप और इसका बड़ा भाई रहता है, लेकिन वो सारे लोग इसकी फैमिली नहीं है। और इसी तरह यहाँ पर इस मूवी का बहुत बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। सवालों के दरमियान वो पुलिस वाला राहुल से ये सवाल करने लगता है कि तुम्हारी एज कितनी है। राहुल कहने लगता है कि मेरा नाम राहुल है और इसकी एज 21 साल है। वो पुलिस वाला राहुल से पूछने लगता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा ईयर है। राहुल बताने लगता है कि इट्स 1997। लेकिन वो पुलिस वाला राहुल को असली कैलेंडर दिखाता है कि ये साल 1997 नहीं बल्कि 2017 का है। राहुल फौरन अपने आसपास के लोगों को देखने लगता है। उसी पुलिस स्टेशन में कुछ लड़कों के हाथ में स्मार्टफोन होता है और इसी तरह एक पुलिस वाला टैबलेट ऑपरेट कर रहा होता है। और उसी पुलिस स्टेशन में एक एलईडी टीवी होती है जहां पर ये न्यूज चलने लगती है कि साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रम्प की मीटिंग हो रही है। और तब जाके राहुल अपना चेहरा शीशे में देखता है तो इसका चेहरा कम्प्लीटली अलग होता है। मतलब अब तक राहुल 21 साल का समझ रहा था, लेकिन एक्चुअली इसकी एज 41 ईयर्स की है और ये दिखता भी वैसे ही है। राहुल के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो दोबारा फिर से उसी घर जाता है, उन लोगों को बुलाने लगता है। घर में अंदर आने के बाद राहुल ये देखता है कि उस कमरे का दरवाजा खुला है और उस कमरे से एक गाने की आवाज सुनाई दे रही है। जब राहुल उस कमरे में जाता है तो उस कमरे का कुछ अजीब सा माहौल होता है। मतलब एक डॉल खून में लथपथ हो चुकी होती है। वो सारा कमरा खून से भरा होता है। तभी वहाँ पर अर्जुन और इसके मुंह बोले माँ बाप वहाँ पर आते हैं। अर्जुन राहुल से कहने लगता है कि हमारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। राहुल पूछने लगता है कि ये सब कुछ क्या है, कौन हो तुम लोग। तो अर्जुन राहुल को असली कहानी सुनाने लगता है कि आज से 20 साल पहले इसी घर में एक माँ बेटी का मर्डर हो गया था। पुलिस ने बहुत दिनों तक इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन मर्डरर का कुछ भी पता नहीं चला। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे ये केस भी ठंडा हो गया। एक दिन अचानक से विक्टिम की फैमिली ने अर्जुन को हायर किया असली मर्डरर का पता करने के लिए। अर्जुन अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन इसे भी कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन वन फाइन डे अर्जुन राहुल को फाइंड आउट कर लिया। अर्जुन और उसकी टीम राहुल को किसी जगह पर लाकर इसे बहुत टॉर्चर करने लगे और इसे पूछने लगे, बताओ तुमने माँ बेटी का कत्ल क्यों किया, क्या वजह थी। लेकिन राहुल का यही कहना होता है कि इसने किसी का भी मर्डर नहीं किया। कितना भी टॉर्चर कर लो, मारो पीटो, राहुल का यही आंसर था कि ये किसी माँ बेटी को नहीं जानता था, ये किसी को नहीं मारा। एक दिन अर्जुन एक हिप्नोटिस्ट डॉक्टर को अपने पास बुलाता है और ये डॉक्टर वही है जो फिलहाल राहुल का फादर कहलाता है। वो डॉक्टर राहुल को हिप्नोटाइज करने लगता है उस मर्डर के बारे में पूछने के लिए। सो राहुल को टेस्ट करने पर उस डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि किसी इंसिडेंट की वजह से राहुल उस पार्ट को भूल गया है। राहुल को सच में याद नहीं कि इसने किसी का मर्डर किया है। सो डॉक्टर अर्जुन को और उसकी टीम को एक सोल्यूशन बताता है। अगर राहुल की जिंदगी से उस पार्ट को वापस लाना होगा तो हम राहुल को पीछे भेजना होगा जहाँ पर वो अपनी जिंदगी में खुश था। मतलब फिलहाल राहुल 41 ईयर्स का है, लेकिन हम उसे 21 साल में भेजेंगे। इस तरह से वो डॉक्टर राहुल को हिप्नोटाइज करता है, उसकी लाइफ के बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में जान लेता है
इस तरह से अर्जुन राहुल का बड़ा भाई बनता है, वो डॉक्टर राहुल का फादर बनता है और एक पुरानी लेडी ऑफिसर राहुल की माँ बनती है। और लास्ट टाइम राहुल उस वक्त खुश था जिस वक्त इसकी फैमिली नए घर को शिफ्ट कर रही थी। इसीलिए अर्जुन और उसकी टीम प्लान बनाकर राहुल को उसी घर लाते हैं जहाँ पर 20 साल पहले माँ बेटी का मर्डर हुआ था। घर में आने के बाद आपको याद है ना कि एक बंदा राहुल से ये पूछा था, क्या अर्जुन तुम्हारा बड़ा भाई है? मतलब दिखने में राहुल उम्र में बड़ा नजर आ रहा था, लेकिन राहुल अर्जुन को भाई भाई कहकर बुला रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर अर्जुन आकर उस आदमी को नीचे भेज देता है। और जब ये लोग डिनर कर रहे थे, राहुल ऊपर वाले कमरे में कुछ आवाजों को सुना था, याद है ना आपको? एक्चुअली उस वक्त अर्जुन की टीम उस ऊपर वाले कमरे में मर्डर का माहौल बना रहे थे, जैसा 20 साल पहले हुआ था। उसी काम के दरमियान में इन दोनों की हाथों से वो स्टैचू नीचे गिर गई थी। उसी की आवाज राहुल को सुनाई दे रही थी। अर्जुन और उसकी टीम का प्लान सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से कुछ लोग अर्जुन को आके किडनैप करके ले गए। एक्चुअली किडनैप करने वाले और कोई नहीं, पुलिस वाले थे। पुलिस ने अर्जुन को किसी फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया था। ठीक 19 दिनों बाद अर्जुन जेल से बाहर आता है। हर सीन भी से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। यह सारी कहानी सुनने के बाद राहुल को फिर भी याद नहीं होता कि इसने किसी का मर्डर किया है। ऐसा कहते हुए राहुल अर्जुन की गाड़ी से नीचे कूद के वहाँ से भागने लगता है। अर्जुन भी राहुल का बहुत पीछा करने लगता है। इन दोनों के बीच बहुत देर तक चेजिंग होने लगती है। फाइनली अर्जुन अपनी गाड़ी लेकर किसी पोल से ठोक देता है और इस एक्सीडेंट में बेचारा अर्जुन थोड़ा जख्मी होता है। लेकिन राहुल अर्जुन को ना बचाते हुए जब वहाँ से जा रहा होता है, तभी एक ट्रक वाला बंदा राहुल को ठोक देता है। उसके बाद वहाँ की पब्लिक राहुल को, अर्जुन को और कुछ लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। जब राहुल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा होता है, तब जाके राहुल को इसका फ्लैशबैक याद आता है। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है इन द ईयर ऑफ 1997, जहाँ पर एक दिन राहुल अपना फेवरेट गाना सुनते हुए किसी लेक के पास खड़ा रहता है। वहीं पर इसके माँ बाप, इसका बड़ा भाई भी होता है। और एक्चुअली आज ये लोग अपने नए घर को शिफ्ट कर रहे हैं। ये चारों लोग अपने कार में बैठकर उसी नए घर को जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में राहुल के माँ बाप की मौत हो जाती है। राहुल का भाई बहुत जख्मी हो जाता है। वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते रहता है। इसी दरमियान में साउथ कोरिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की जॉब चली गई। मतलब इनका जीडीपी बहुत ही डाउन हो गया था। बेचारा राहुल भी अपनी जॉब के लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन इसको कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। इसी में राहुल ऑनलाइन में भी जॉब के लिए अप्लाई कर चुका होता है। सो एक दिन एक बंदा राहुल को मैसेज करता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम जितना चाहो मैं तुम्हें उतना पैसे दे सकता हूँ। काम यह है कि तुम एक औरत को मारना होगा। यह मैसेज देखने के बाद राहुल उस बंदे को रिप्लाई नहीं देता, वो घबराने लगता है। जब राहुल अपने भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है, एक डॉक्टर राहुल के भाई के सिचुएशन के बारे में बताने लगता है। देखो राहुल, जल्द से जल्द तुम्हारे भाई को सर्जरी करवानी होगी। कितने दिनों तक तुम अपने भाई को ट्रीटमेंट करवाते रहोगे? तुम्हारा भाई ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब चूंकि राहुल के पास कोई जॉब नहीं होती, तो राहुल अपने घर आकर उस बंदे को यस कह देता है कि राहुल एक औरत का मर्डर करेगा और उस अनजान आदमी को अपना फोन नंबर देता है। और कुछ ही सेकंड बाद वो अनजान बंदा राहुल को फोन करके घर का एड्रेस बताता है और उससे कहने लगता है कि उस घर में 3 लोग रहते हैं, एक औरत, 2 छोटे बच्चे। तुम बच्चों को नहीं मारना है, तुम्हें सिर्फ औरत को ही मारना है। राहुल उसी रात अपने हाथ में चाकू लेकर उस घर जाता है और ये घर वही है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। खैर, उस औरत को और उस बच्चे को देखने के बाद राहुल को मारने का मन नहीं होता। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो औरत अपनी नींद से जाके राहुल को देख लेती है। राहुल उस औरत को समझाने लगता है, प्लीज चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो बस यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी ऊपर से इस औरत की बेटी आती है। राहुल के हाथ में चाकू देकर ये बहुत जोर जोर से चीख मारने लगती है। राहुल उस लड़की की चीख रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, उस कमरे में जाता है और अचानक से राहुल उस लड़की को मार देता है, उसके पेट में चाकू चुबा देता है। अपनी बेटी की आवाज सुनने के बाद वो औरत फौरन ऊपर वाले कमरे में आती है और अपनी बेटी की लाश को देखकर यह भी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सो इस औरत को रोकने के लिए राहुल इत्तेफाक से इसके पेट में भी चाकू चुबा देता है और हाथापाई के दौरान वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर होता है। उस टेप रिकॉर्डर में एक गाना प्ले होते रहता है। खैर, जब बेचारा राहुल मायूस होकर वहाँ से जा रहा होता है, वो छोटा बच्चा अपनी नींद से जाकर राहुल के पास आता है और राहुल से पूछने लगता है कि मेरे माँ बाप कहाँ पर है। राहुल उस छोटे बच्चे से कहने लगता है, तुम अपने कमरे में जाकर 1 to 100 10 बार गिनती करो, मैं तुम्हारे माँ बाप को लेकर आऊंगा। तो वो बच्चा उसी तरह से अपने कमरे में जाकर 1 2 3 4 गिनने लगता है। और जब राहुल वहाँ से जा रहा होता है तो दीवार पर एक तस्वीर को देखता है और इस फोटो में राहुल के भाई का डॉक्टर होता है। तब जाके राहुल को समझ में आता है
कि इसी डॉक्टर ने अपनी पत्नी को मारने की सुपारी दी। राहुल फौरन उस डॉक्टर के पास जाकर उससे पूछने लगता है, आखिरकार क्यों तुम अपनी बीवी को मरवाना चाहते थे। डॉक्टर बताने लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसके पास पैसे खत्म हो गए और कुछ दिनों पहले इस डॉक्टर ने अपनी वाइफ के नाम पे कुछ पॉलिसीज को कर रखा था ताकि ये डॉक्टर अपनी वाइफ को मार के उन पैसों को हासिल करके अपने बच्चों को बचा सके, वो बेघर ना हो। लेकिन राहुल ने इत्तेफाक से बेटी और माँ को मार दिया, जिसकी वजह से वो डॉक्टर राहुल को मारने पीटने लगता है। लेकिन इन दोनों की हाथापाई में वो डॉक्टर खुद उस बिल्डिंग से लटकने लगता है और बेचारा वो डॉक्टर नीचे गिर के मर जाता है। सो उस हादसे की वजह से राहुल को एक बहुत बड़ा सदमा लगा। ये ट्रोमा की वजह से राहुल ने उस चीज को भुला दिया। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर अर्जुन राहुल के पास आता है और उस वक्त राहुल बिस्तर में होता है। अर्जुन राहुल को मारने के लिए उसे पॉइजन देने लगता है। तभी अर्जुन अपना ऑक्सीजन मास्क निकालकर अर्जुन से कहने लगता है कि मुझे मेरी याददाश्त वापस आ गई। अर्जुन राहुल से कहने लगता है कि 20 साल पहले तुमने जिस बच्चे को बिना मारे छोड़ दिया था वो बच्चा मैं हूँ। अर्जुन के माँ बाप मरने के बाद अर्जुन के रिश्तेदार इसकी सारी जायदाद हड़प ली और बेचारे अर्जुन को ऑर्फनेज में छोड़ दिया। और अर्जुन रोते हुए राहुल से कहने लगता है, तुमने उसी वक्त मुझे क्यों नहीं मारा, काश तुम मुझे भी मार देते, मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। और राहुल से पूछने लगता है, बताओ तुमने मेरे फादर के कहने पर ही मेरी माँ बहन को मारा ना। मेरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि मेरे फादर ने कुछ LIC पॉलिसीज को साइन किया था। लेकिन राहुल अर्जुन को सच नहीं बताता। उससे कहने लगता है, मैंने तुम्हारी माँ बहन को खुद से मारा, तुम्हारे फादर ने नहीं कहा। लेकिन अर्जुन राहुल की बातों पर यकीन नहीं करता। उसके बाद बेचारा अर्जुन रोता हुआ उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से नीचे जंप लगाता है, सुसाइड कर लेता है। इस तरफ राहुल भी वो पॉइजन लेकर खुदकुशी कर लेता है। मतलब राहुल ने गिल्टी की वजह से खुदकुशी कर ली और अर्जुन को यही जानना था कि इसके माँ बाप को किसने मारा था। वो जान लिया, इसका मकसद पूरा हो गया। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है 1997। याद है ना आपको, राहुल लेक के पास खड़ा था और उस वक्त राहुल के पास एक बच्चा आता है। राहुल उस बच्चे से स्वीटली बात करने लगता है। वो बच्चा राहुल को अपना लॉलीपॉप ऑफर करता है और बाद में पता चलता है कि वो बच्चा और कोई नहीं अर्जुन होता है, जो अपने फैमिली के साथ उस लेक के पास आया था। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर द एंड होती है। तो दोस्तों मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।